देखो, आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो, जो जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो भी किसी कंडक्टर के अंदर जब भी करंट पास करवाते हैं ना, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कंपलसरी है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे हम तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी ही होगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ना ये अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि ये जो यूज़फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जिस एनर्जी से काम हो सकता था वो हीट की फॉर्म में उसका लॉस हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर द प्रॉपर्टीज़। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो हीटिंग होती है ना, मतलब अनअवॉइडेबल हीटिंग, मतलब जो हीटिंग जनरेट होती ही होती है वो क्या करती है, कंपोनेंट्स के टेम्परेचर को बढ़ा के उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकती है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूज़फुल एप्लीकेशंस। लेकिन हीट जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उसके बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशंस भी हैं, मतलब बहुत जगह पे उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, है ना। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो जूल्स हीटिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसका इस्तेमाल लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है ना, उसका इस्तेमाल सिर्फ आयरन, टोस्टर, ओवन में ही नहीं किया जाता है सिर्फ चीज़ों को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। उसका इस्तेमाल लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में। यहाँ पे क्या होता है कि एक फिलामेंट यूज़ करते हैं हम, है ना, जिसका काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिटेन करना, अपने पास रखे रखना, ताकि वो इतना गर्म हो जाए कि वो लाइट को एमिट करना स्टार्ट करे। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने पास रखेगा तो उसके पिघलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है जो मेल्ट ना हो हाई टेम्परेचर पे। तो ऐसा ही एक मटेरियल होता है टंगस्टन। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिटेन भी कर सकता है और उस हीट की वजह से लाइट भी वहाँ से एमिट हो सकती है और वो पिघलेगा भी नहीं, है ना। तो जो आपने देखा होगा शीशे के बल्ब होते हैं उसमें जो एक वायर लगी होती है ना, ऐसे ऐसे एक स्प्रिंग जैसी वायर लगी होती है ना। तो ये जो वायर होती है टंगस्टन की बनी होती है। समझ में आया? ठीक है, द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास बल्ब होता है ना, जो हमारे पास ऐसे बल्ब होता है इस टाइप में, है ना, इस टाइप में जो बल्ब होता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे फिलामेंट यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे वो थ्रेड्स होते हैं। अब ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इसके बाहर ये ग्लास बल्ब क्यों लगाया जाता है, आखिरकार क्यों? देखो, होता क्या है कि जब कोई चीज़ हीटअप होती है ना, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पे भी मतलब पहुंचने वाला होता है। जैसे मतलब जितना ज़्यादा हीटअप होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जलना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन जलेगा तभी जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना ऑक्सीजन गैस के जल ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लास को ना लगाएं, शीशे को ना लगाएं, तो ये इतना हीटअप हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले फिलामेंट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक कवर करते हैं ग्लास की, और इसके अंदर हम ऐसी गैसेस डालते हैं, मतलब यहाँ से जितनी भी गैस होगी, एयर होगी, उसको बाहर निकाल देंगे, एयर को, है ना। और उसके बदले में यहाँ पे एक ऐसी गैस डाल देंगे जो इसके साथ रिएक्ट ना करे, जो जलने में मदद ना करे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होती है या फिर आर्गन गैस होती है ना। इन गैसेस को इनके अंदर डाल दिया जाता है क्योंकि इनर्ट होती है, ये हीट या फिर जलने में मदद नहीं करती है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैसेस से इनको भरा जाता है। ज़्यादातर जो पावर होती है ना वो कंज्यूम कर दी जाती है, वो कंज्यूम होती है ना, फिलामेंट के द्वारा, और हीट के तौर पे हमें दिखती है।
तो जो फिलामेंट होता है वो जितनी पावर को कंज्यूम करता है वो हमें मैक्सिमम हीट के तौर पे दिखती है, और उस हीट का कुछ पार्ट जो है या उस पावर का कुछ पार्ट जो है वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट कर दिया जाता है। देखो फिलामेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें पावर देंगे तो उसमें हमें मैक्सिमम हीट दिखेगी, और उस पावर का कुछ हिस्सा हमें लाइट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये हो गया लाइट का एग्जांपल इसका। अब नेक्स्ट आता है एक और कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग की, जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। आपने देखा होगा ना घरों में कभी ज़्यादा जैसे ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ होता क्या है ना, ये भी जूल्स हीटिंग पे ही बेस करता है, मतलब जूल्स हीटिंग के ऊपर ही ये काम करता है। जितने भी आपके घरों में अप्लायंसेस हो गए, सर्किट हो गए, घरों में तारें हो गई, है ना, सबको ये प्रोटेक्ट करता है। कब? जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, बाई चांस कभी ओवरलोड आ जाता है करंट का, है ना, तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है या सर्किट है वो डैमेज हो सकते हैं, तो उनको बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओवरलोडिंग का मतलब ये समझ के चलो कि जैसे कोई बच्चा है ना, जिसकी कैपेसिटी है 20 किलो उठाने की, और हमने उसके ऊपर 100 किलो वज़न रख दिया, तो बेचारा उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। वैसे अगर तार छोटी सी होगी, पतली सी होगी, जिसके अंदर सिर्फ 5 एम्पियर करंट को संभालने की ताकत है, और अचानक से उसके अंदर 10 एम्पियर का करंट आ जाए, तो क्या होगा? कम एरिया पे ज़्यादा करंट पास होगा तो ज़्यादा हीट बनेगी और वहाँ पे आग लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी होने से बचाता है हमारा फ्यूज़। अब जो फ्यूज़ है वो हमारा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सीरीज़ में। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये बल्ब है ना, अब मुझे अगर फ्यूज़ लगाना है तो मैं इसके सीरीज़ में जोड़ूंगा। जैसे यहाँ से एक वायर लूँगा, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दूँगा, ऐसे फ्यूज़ जोड़ दूँगा, और इसको आगे पावर पे जोड़ दूँगा, आगे सप्लाई पे, है ना। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबको सबके साथ ये सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि मीटर से पहले लगता है जो वायर सर्विस स्टेशन से आती है, ठीक है, तो उसके रेड वायर के साथ ये लगता है सीरीज़ में। फिर अब बनता किससे है? तो ये जो वायर होती है ना, ये जो फ्यूज़ होता है, ये ऐसे मटेरियल से बनना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, इनसे बनाया जाता है। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है स्पेसिफाइड वैल्यू से, मान लो हम चाहते हैं कि घरों में सिर्फ 5 एम्पियर करंट है और बाई चांस 10 एम्पियर का करंट आ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो वायर होती है पिघल जाती है ना, और सर्किट को ब्रेक कर देती है। मैं इसको हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको। देखो मान लो ये बल्ब है ना, ये ग्लो कर रहा है अभी बढ़िया, और इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 5 एम्पियर तक के करंट को संभालने की, और बाई चांस ट्रांसफार्मर के पास से कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या फिर हाई वोल्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ने वाली है अब 10 एम्पियर की। अब सर्विस वायर तो होती है थिक, वो तो संभाल सकती है इतना करंट 15 एम्पियर का या 10 एम्पियर का, लेकिन ये जो वायर है ये 5 से ज़्यादा नहीं संभाल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक फ्यूज़ वायर जोड़ेंगे जिसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 5 एम्पियर की ही है। तो जैसे ही 10 एम्पियर का करंट आएगा तो ये जो वायर होगी ना, ये इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाएगी कि पिघल जाएगी। पिघलने के बाद यहाँ से ये वाली वायर पिघल जाएगी, तो करंट यहाँ से आगे जाना था इस वायर के ज़रिए, अब वायर ही पिघल जाएगी, है ना। तो मान के चलो कि ऐसे ही है पूरा, है ना, करंट आया तो ऐसे हो गया, वायर पिघल गई, अब बीच में क्या रह गया, गैप रह गया। अब करंट एयर से थोड़ी ना पास हो सकता, तो सर्किट टूट जाता है फ्यूज़ के मेल्ट होने से, तो आगे वाले जो डिवाइसेस है वो बच जाते हैं इससे। ठीक है, और जो भी फ्यूज़ वायर होती है वो एक पोर्सिलेन का या फिर सिरेमिक टाइप का मटेरियल होता है, उसके अंदर डाला जाता है ना। उसके अंदर एक छोटी सी वायर लगी होती है, ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा, है ना, जिसको हम किट कैट बोलते हैं नॉर्मल, ऐसे जैसे होता है। इसका नॉर्मल स्किन कलर का होता है, थोड़ा सा मिट्टी का जैसा, और एक ऐसी वायर लगी होती है इस तरफ। ठीक है, अब जो फ्यूज़ यूज़ होता है ना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घरों में जो यूज़ होता है वो 1 एम्पियर, 2, 3, 5, 10, है ना, और बहुत सारे इस रेंज में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ करंट दैट इज़ 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट। मतलब एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक आयरन है ना, जो कि पावर कंज्यूम करता है 1 किलोवाट की, और 220 वोल्ट पे वो काम करता है, तो वो 4.54 एम्पियर करंट कंज्यूम करे, मतलब करंट उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हम सिर्फ 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं।
है ना। अगर 5 एम्पियर से, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी ही इतने करंट पे काम करने की है, इतनी हीट पे काम करने की है ना, तो अगर हम 5 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो पिघल सकता है। तो हम वहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज़ ही यूज़ करेंगे। देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। देखो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, है ना। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन वर्क तब भी कर पाओगे ना आप, वर्क तब भी होगा जब एनर्जी कंज्यूम होगी। तो पावर को हम और कैसे लिख सकते हैं कि एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम। समझ में आया। वर्क तो होगा, आउटपुट मिलेगी, लेकिन इनपुट क्या देंगे हम, एनर्जी, तभी तो वर्क होगा ना। तो पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अब उसके लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने, P इज़ इक्वल टू वी आई लास्ट वीडियो में, है ना। अब P इज़ इक्वल टू वी आई है और हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, आई आर भर सकते हैं। तो P किसके बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के बराबर, है ना। अगर हम क्या करें, आई की वैल्यू V अपॉन आर निकालें और यहाँ पे भर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो मतलब पावर के फॉर्मूले बन जाते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या होते हैं पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के क्या होते हैं, वॉट। ठीक है, अब 1 वॉट कब होगी पावर, देखो इसको समझना है ध्यान से आपने। ठीक है, पावर क्या बताया मैंने, पावर होती है V इंटू आई और इसके यूनिट होते हैं वॉट, है ना। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वॉट इज़ इक्वल टू वोल्टेज के क्या होते हैं, वोल्ट, और करंट के क्या होते हैं, एम्पियर। और एक तार है, इस तार में पावर 1 वॉट कब होगी, है ना। 1 वॉट कब होगी, जब इस वायर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का, है ना। और इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर का। तब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर पावर कितनी होगी, 1 वॉट। समझ में आया। किसी भी कंडक्टर के अंदर पावर 1 वॉट तब होगी जब उसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का और उसके अंदर करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर का। तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर पावर कितनी है, 1 वॉट की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो पावर के यूनिट वॉट होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम वॉट की जगह क्या लिख देते हैं, किलो वॉट। मतलब किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1 किलो वॉट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा था ना फार्मूला, पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, इसको उधर ले जाओ। तो इसीलिए जो इसके यूनिट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के, घरों में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसके क्या होंगे, वॉट इंटू आवर, है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट क्या हो जाते हैं नॉर्मली, वॉट आवर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट क्या हो जाते हैं, वॉट आवर। अब 1 वॉट आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज़ यूज फॉर 1 आवर। मतलब एनर्जी 1 वॉट आवर कब होगी, जब हम क्या करेंगे, देखो वॉट आवर कब होगी, जब 1 घंटे के अंदर जो पावर है वो कितनी कंज्यूम हो, 1 वॉट आवर इज़ द एनर्जी। मतलब एनर्जी 1 वॉट आवर कब होगी, जब 1 घंटे के अंदर पावर कितनी यूज़ की गई हो, 1 वॉट की। 1 घंटा हमने नोट करना, और उस 1 आवर में अगर पावर 1 वॉट यूज़ की गई है तो समझ लो कि वहाँ पे एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, 1 वॉट आवर की। अब 1 वॉट आवर वही है, बहुत छोटी बात, छोटे यूनिट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 किलो वॉट आवर। अब 1 किलो वॉट आवर क्या होगा, मतलब 1 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम तब होगी जब हम 1 किलो वॉट पावर यूज़ करेंगे कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। और 1 किलो वॉट आवर ही जो है वो कमर्शियल यूनिट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं यूनिट। आपके घर में बोलते हैं ना कितने यूनिट बिजली खर्च कर दी, 2 यूनिट बिजली खर्च कर दी। तो 1 यूनिट बिजली खर्च करने का मतलब है कि 1 किलो वॉट आवर खर्च हो चुके हैं आपके घर में। समझ में आया। तो जो कमर्शियल यूनिट होते हैं ना इसके इलेक्ट्रिक एनर्जी के, वो होते हैं यूनिट, ठीक है, या फिर 1 किलो वॉट आवर।
जैसे मैं बोलूँ कि आपके घर में ना 2 यूनिट खर्च हो गए, तो इसका मतलब 2 किलोवाट आवर आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। इसका मतलब आपने एक ऐसा डिवाइस चलाया था जिसने 1 आवर में कितनी पावर कंज्यूम कर ली है, 2000 वाट। समझ में आया? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई कितनी कंज्यूम हुई है आपके घरों में, आपके घर में। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है हमने किस में, इसके ऐसा यूनिट में। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल फंडा इसका। देखो 1 किलोवाट आवर, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, किलो किसके बराबर होता है, 1000 वाट इंटू आर, है ना। अब आवर को किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड्स में। तो 1000 इंटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, तो वाट सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 इंटू 10⁻0 कितनी है, 5, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन जब ऐसी बड़ी टर्म्स में हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम, ये भी आंसर ठीक है, गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के लिए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाने के लिए 36 इंटू 10⁻5, डेसिमल कब यहाँ पे लगेगा ना, इससे पहले। तो हम इसका मतलब डिवाइड किससे करना पड़ेगा हमें, 10 से, है ना, तभी तो इससे पहले आएगा। लेकिन अगर सिर्फ 10 से डिवाइड करें तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, तो 3.6 इंटू 10⁻, एक ज़ीरो ऐड हो गई तो 6 जाएगा हमारे पास जूल, इसको हम जूल बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।